हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट पार्ट PT 365 का जो अपडेटेड मटेरियल आया था उसका। तो उसमें हमने आई थिंक बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर दिया था। तो उसमें फोर्थ लेक्चर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो सबसे पहले ये किसका फ्लैगशिप इवेंट है हमको ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 20th एडिशन है एनर्जी एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव तेरी का, जो कि जिसका फ्लैगशिप इवेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि अभी रिसेंटली ऑनलाइन हेल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही हो गया कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 कौन वो करता है, कौन रिलीज़ करता है, तो कौन करते हैं ऑर्गेनाइज। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट करते हैं। समिट का थीम क्या है इस बार? रीडिफाइनिंग आवर कल्चर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोविड-19 पैंडमिक के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज का ही इफ़ेक्ट है। तो इसलिए हमारे जो फ्यूचर है उसको हमको रीडिफाइन करना है और एनवायरनमेंट को सेफ़ और सिक्योर बनाना है। ठीक है, इसमें की पार्टनर कौन है समिट के? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। दीज 3 मिनिस्ट्रीज आर की पार्टनर्स ऑफ द समिट। तो आप इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड अर्थ साइंसेज, दीज आर द 3 मिनिस्ट्रीज। ओके, समिट जो है वो किसको किसको एक साथ लाएगा? गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, क्लाइमेट साइंटिस्ट हो गए, यूथ, सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इन सबको एक साथ लाके उनको ये समझाएं कि ये सब एक साथ आए और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करें। जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो अपनाएं ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। तो अबाउट द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं। तेरी के बारे में क्या है? ये क्या है? इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक्सपर्टीज़ किस में है? रिसर्च, पॉलिसी, कंसल्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन में। ये ओरिजिनली इसका नाम क्या था? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1974 में ऑर्गेनाइज़ की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी इस मिशन, बट उसका नाम उसके बाद चेंज कर दिया। इसका मिशन क्या है? हमको सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है। ठीक है, कंजर्वेशन और एफिशिएंट एनर्जी यूज़ करनी है जिससे हम सारी चीज़ों को सस्टेनेबल बना सकें और हमारा जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं हम, उसको रिड्यूस करना है, उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है और मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, इट्स वर्क अक्रॉस सेक्टर्स जो है कौन कौन से रिसोर्सेज पे फोकस करती है। ठीक है, सस्टेनेबल इनपुट और प्रैक्टिसेस पे फोकस करती है और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के, उनको रिड्यूस करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है ऑर्गेनाइज करती है। ओके, नाउ कम टू सिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले, इकोसिस्टम अकाउंटिंग क्या होता है। तो इकोसिस्टम अकाउंटिंग होता है एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे आप इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करते हो। आप सारी इकोनॉमीज प्रैक्टिसेस के साथ जितनी भी आप इकोनॉमी और अदर एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, उन सबको इकोसिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी कंजर्व रहे। जो भी हम इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी कंजर्व रहे। तो इसलिए इकोसिस्टम अकाउंटिंग, इन इकोसिस्टम अकाउंटिंग जो है एज डिस्क्राइब्ड इन सी इकोसिस्टम अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग अप्रोच जो रिकग्नाइज करता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज को, फंक्शन करता है कॉम्बिनेशन में विद इन अ ब्रॉडर सिस्टम। ठीक है, बड़े स्पेशल एरिया सिस्टम पे वो फंक्शन करता है एक साथ। ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्या है? रिसेंटली इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है न्यू नेशनल स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क सी इकोसिस्टम अकाउंटिंग, जो कि मेजर करेगा सारी सर्विसेज नेचुरल इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो सी सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम अकाउंटिंग, तो ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जहाँ पे बायोफिजिकल डेटा, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, सारी सर्विसेज को हम जितनी भी हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज उनको ट्रैक करेंगे, मेजर करेंगे और उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी प्रिवेंट रहे और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम ना हो, वो भी हमारा इकोनॉमी जो है वो भी बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो ये अडॉप्ट कब किया गया था? एज अ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन रिसेंटली एज अ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड इसको अडॉप्ट किया है और ये 5 कोर अकाउंट्स पे बेस्ड है। इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट, इकोसिस्टम कंडीशन अकाउंट, इकोसिस्टम सर्विसेज फ्लो अकाउंट्स, मॉनेटरी इकोसिस्टम एसेट्स अकाउंट एंड थीमेटिक अकाउंट्स। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट क्या होता है? ये क्या है? एक कॉमन पॉइंट सर्व करता है फॉर इकोसिस्टम अकाउंटिंग के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट इकोसिस्टम जो हमारे हैं,
जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, हमारे एग्रीकल्चर एरियाज़ हो गए, मरीन एरियाज़ हो गए, हमारा इंडस्ट्रीज़ हो गए, उन सब के वो सब अलग अलग इकोसिस्टम है जिनका एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करता है एक साथ और कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम कंडीशन अकाउंट में क्या होता है, जो भी बायोफिजिकल इंफॉर्मेशन है उन सबको डिफरेंट इकोसिस्टम में कैसे कंडीशन में वो हम लगा सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ऐसे मेजर करता है। जैसे कि ऑर्गेनाइज डेटा ऑन सेलेक्टेड इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज फ्लो अकाउंट, जो कि मॉनेटरी और फिजिकल अमाउंट होता है, अकाउंट होता है। ये क्या करेगा, रिकॉर्ड द सप्लाई ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज बाय इकोसिस्टम एसेट्स, ठीक है। जितने भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको सप्लाई, इकोसिस्टम सर्विसेज आई होप आपको पता होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में रेगुलेटेड सर्विसेज होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ क्लाइमेट चेंज की जो भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब चीज़ें इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं। और वो सर्विसेज जैसे हाउस होल्ड, गवर्नमेंट हो गए, उन सबको ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा। फिर मॉनेटरी इकोसिस्टम एसेट्स अकाउंट, ये क्या करेगा, जो भी स्टॉक और स्टॉक चेंज हो रहे हैं इकोसिस्टम एसेट्स में उनको रिकॉर्ड करेगा, और इकोसिस्टम हमारा डिग्रेड हो रहा है उनको भी अकाउंट करेगा। फिर थीमेटिक अकाउंट्स में आ जाते हैं, तो ये जो है थीम्स बेसिस पे स्पेसिफिक पॉलिसी, जो भी रेलेवेंट पॉलिसी आप बना रहे हो उस स्पेसिफिक पॉलिसी पे आपका थीम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करा जाएगा। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशन हो गया, अर्बन एरियाज़ हो गए। तो दीज आर द 5 कोर अकाउंट्स जिस पे ये बेस्ड है। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो नेचुरल कैपिटल क्या होता है, तो नेचुरल कैपिटल जो है डिफ़ाइन किया गया कि जितना भी हमारा नेचुरल स्टॉक है, फॉर एग्जांपल जियोलॉजी हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ऑल लिविंग थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग हैं पूरे नेचर में, उन सबको हम नेचुरल एसेट्स बोलते हैं, और उन्हीं को हम नेचुरल कैपिटल बोलते हैं, जो कि हम इकोसिस्टम सर्विसेज भी बोला जाता है उसको, एज एन कि ह्यूमन के लिए कितना वो बेनिफिशियल है। तो क्वान्टिफाइंग और वैल्यूइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स कैन हेल्प, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे कि हम नेचुरल एसेट्स जो हमारे सॉइल, वाटर, जियोलॉजी जो है, उनको अगर हम क्वांटिफाई कर लें और उनकी वैल्यूइंग कर दें, उनका कोई वो निकाले, तो ये हमको हेल्प करेंगे कि हम जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको ट्रैक कर सकें और उनको रिस्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक बहुत अच्छी पॉलिसी मेजर्स बना सकें, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वान्टिफाइंग और वैल्यूइंग के लिए नेचुरल कैपिटल। फिर आते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या होता है। ये एक टूल होता है जो मेजर करता है फुल एक्सटेंट ऑफ कंट्रीज़ नेचुरल एसेट्स, ठीक है। जितना भी कंट्री का नेचुरल एसेट्स है, आप कितना यूज़ कर रहे हो, फुल एक्सटेंट कितना है आपका वो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। और ये पर्सपेक्टिव लिंक बताता है हमको किसके बीच, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो है हमारा लिंक बताता है। अकाउंटिंग फॉर सच गुड मे अकर इन फिजिकल और मॉनेटरी टर्म्स में ही भी हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल टर्म्स में भी हो सकते हैं और मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। नाउ कम टू इंडिया CA फ्रेमवर्क। तो इंडिया जो है वन ऑफ द 90 कंट्रीज़ में से एक है जिसने अडॉप्ट किया है ये फ्रेमवर्क। और ये इंडिया में कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है अंडर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट के अंदर ये एफर्ट किया जाएगा, जिसका एम क्या है कि थ्योरी और जो भी हमारी इकोसिस्टम अकाउंटिंग है उसको थ्योरी और प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। फिर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो मेन स्ट्रीम है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग का एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का, जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजन और पॉलिसी मेकर एट द नेशनल एंड रीजनल लोकल लेवल्स, ठीक है। तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट जो है वो कौन फंड करेगा, यूरोपियन यूनियन फंड करेगी, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन फंड करेगी। और ये जॉइंटली इंप्लीमेंट कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। दीज आर द 3 ऑर्गेनाइजेशन जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। याद रखिएगा, अगर ये जो प्रोजेक्ट है ऑल वर्ल्ड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो दीज आर द 3 एजेंसीज जो इम्प्लीमेंट करेंगी। और ये फंड कौन करेगा, यूरोपियन यूनियन करेगी। और इंडिया में जो है ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, ये तीनों जो है कोलैबोरेशन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगी इंडिया में, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ये क्या बोलते हैं, सिस्टम फॉर एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू जियोथर्मल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी एग्रीमेंट बनाया गया है कि इंडिया का जो है फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम
लेह में इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है। तो ये जो है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, तो लद्दाख पे इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट जो है वो नोन किस नाम से जाना जाएगा, जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, पूगा विलेज है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। पूगा जो है वो आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट है जियो थर्मल एनर्जी का कंट्री में, ठीक है। तो याद रखिएगा पूगा जो है आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट है, इसलिए वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ये डेवलप कौन करेगा, ONGC एनर्जी डेवलप करेगी, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफ UT लद्दाख, ठीक है। तो दीज आर द 3 एजेंसीज जो इसको डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये कहाँ पे, लद्दाख में डेवलप होगा। जियो थर्मल एनर्जी होता क्या है, तो जियो थर्मल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी होती है, ऑब्वियसली आपको पता होगा थर्मल एनर्जी होती है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में, जो हमारे अर्थ के, आपको पता होगा कितनी लेयर्स होती हैं, तो अर्थ के क्रस्ट मेंटल कोर होती हैं लेयर्स। तो अर्थ के क्रस्ट में जो भी एनर्जी, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो भी हमारे मिनरल्स स्टोर्ड हैं, वहाँ से एनर्जी जो जनरेट होगी उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ओके। क्योंकि जियो का मतलब हो गया अर्थ से जनरेटेड, थर्मल मतलब हो गया हीट के कारण जो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जियो थर्मल पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी कहाँ से, जो भी अर्थ क्रस्ट से हीट सोर्स हो रहा है हमारा, जो भी हीट निकल रहा है उससे हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो जियो थर्मल एनर्जी जो है वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से ओरिजिन होता है। जैसे कि जब हमारा प्लानट बन रहा था तो रेडियो एक्टिव डिके हो रहे थे बहुत सारे मिनरल्स के, ठीक है। और सोलर एनर्जी ऑब्जॉर्व कहाँ पे हो रही थी, हमारी सरफेस पे ऑब्जॉर्व हो रही थी। तो वही जो है नीचे जब हमारा आपको पता होगा कि अर्थ से जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है, मिनरल्स निकलते हैं, अर्थक्वेक निकलते हैं, अर्थक्वेक होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं जिसके कारण हम जियो थर्मल एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जियो थर्मल एनर्जी जो है कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिसिटी में इन फॉलोइंग वेज। तो दीज आर द 3 मेथड्स जिससे हम जियो थर्मल एनर्जी को इन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला है ड्राई स्टीम प्लांट्स, दूसरा है फ्लैश स्टीम प्लांट्स एंड तीसरा है बाइनरी साइकिल प्लांट्स। तो ड्राई स्टीम प्लांट्स में क्या होता है, हॉट वाटर जो होता है, जैसे कि हॉट वाटर निकला है, ठीक है, जैसे गीज़र्स और स्प्रिंग्स आपने पढ़ा होगा, तो गीज़र्स जैसे वॉल्केनो निकलता है, सेम टाइप अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो गीज़र्स और स्प्रिंग्स निकलते हैं। तो हॉट स्टीम जो पाइप्ड वाटर होते हैं उनको डायरेक्टली हम पाइप करेंगे जियो थर्मल रिजर्वायर में, और जनरेटर जो है इनटू जनरेटर में हम सप्लाई करेंगे, और वो स्टीम जो है टरबाइन, जो भी टरबाइन है उसको फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये हो गया ड्राई स्टीम प्लांट। देन कम टू फ्लैश स्टीम प्लांट। उसमें क्या है, हॉट वाटर को हम कहाँ पे ले जाएंगे, जो हमारे यहाँ कुएँ होते हैं, वेल्स होते हैं, वहाँ पे हॉट वाटर को ले आएंगे और उस वाटर को क्या करेंगे, स्टीम करेंगे, जो कि क्या करेगा, टरबाइन को हिलाएगा। टरबाइन जो है धीरे धीरे क्या करेगा, उस वाटर को कूल करेगा और फिर उससे वाटर और फिर उसको ग्राउंड में ले आया जाएगा। तो वो होता है फ्लैश स्टीम प्लांट्स। फिर आते हैं बाइनरी साइकिल प्लांट्स में। तो ये दीज ऑपरेट ऑन वाटर एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पे ये वाटर ऑपरेट किया जाएगा। तो दीज प्लांट्स यूज़ हीट फ्रॉम हॉट वाटर, जो भी हॉट वाटर का टेम्परेचर है, हीट है, उसको यूज़ करेंगे कि आप जो लिक्विड को बॉईल करें, और दैट बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर, ठीक है। जितने पे आप वाटर को बॉईल कर रहे हो उसके लोअर टेम्परेचर पे आप उसको बॉईल करोगे, और जब फ्लूइड पूरी तरह हीट हो जाएगा तो उसको स्टीम में डालेंगे और टरबाइन को रन करेंगे। तो वो होता है बाइनरी साइकिल प्लांट। तो दीज आर द 3 वेज जिससे हम जियो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू जियो थर्मल एनर्जी इन इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या कितना है हमारा कैपेसिटी और कहाँ कहाँ है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाइड किया है कि 350 जियो थर्मल एनर्जी लोकेशंस है कंट्री में, जहाँ का पोटेंशियल कितना है, 10,000 मेगावाट जियो थर्मल एनर्जी पावर, ठीक है। तो दीज आर द इतना है हमारे यहाँ। और 7 जियो थर्मल प्रोविंसेस हैं इंडिया में। तो सबसे पहले हम 7 जियो थर्मल प्रोविंसेस देख लेते हैं। हिमालयन, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन जियो थर्मल प्रोविंसेस। तो आपको दिया जा सकता है 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन शायद ना हो, तो आप उसके लिए पढ़ लीजिए, एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो हिमालयाज़ में लद्दाख है, मणिकरण, फिर टोपोवन, फिर सोहाना हरियाणा में है, राजस्थान, वेस्ट कोस्ट में महाराष्ट्र है, कैम्बे में खंबात है, सोन नर्मदा तापी में सोनाटा बोलते हैं, तातापानी, अनहोनी समोनी, गोदावरी में मनुगुरु एंड महानदी में बकरेश्वर, ठीक है। तो दिस आर द 7 जियो थर्मल प्रोविंसेस इन इंडिया, ठीक है। नाउ कम टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जियो थर्मल एनर्जी। तो स्टेबल और रिलायबल होती है, ऑब्वियसली बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, और रिमोट लोकेशंस में हमको
हमको ईजिली मिल पाएगी। लो मेंटेनेंस होता है, एफिशिएंट ज़्यादा होती है, ठीक है, लेस स्पेस रिक्वायर होता है इसके लिए, और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है, एज रिन्यूएबल इन नेचर होती है जियोथर्मल एनर्जी। नाउ कम टू यूजेस फॉर हाउसेज में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, हीट और कूल डाउन टेम्परेचर इन हाउसेज ड्यूरिंग विंटर और हॉट सीजन, ठीक है। तो विंटर में आप क्या करोगे, उसको हीट कर सकते हो, और हॉट सीजन में आप क्या कर सकते हो, कूल कर सकते हो टेम्परेचर हाउसेज के लिए। फार्म्स के लिए क्या होगा, फार्मर यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने ग्रीन हाउसेज को हीट कर सकें, और ये हेल्प करेगा हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करेगा, सच एज सिट्रस ट्रीज इन मिडिल ऑफ विंटर। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो नेसेसरी है फिश फार्म्स के लिए भी, क्योंकि ट्रॉपिकल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को जो है वार्म वाटर जनरली कभी कभार रिक्वायर होता है, ठीक है, वाटर टू सर्वाइव। तो जियोथर्मल एनर्जी उसमें भी हेल्प करेगा। इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रेशियस मेटल्स जो है हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रेट सोर्स ऑफ प्रिवेंटिंग साइड वॉक्स, ठीक है, रोड्स और फ्रॉम फ्रीजिंग इन विंटर वगैरह में फ्रीज करने से हेल्प करेगा। एग्जांपल, नीदरलैंड ने अभी स्टार्ट किया है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करना कि टू कीप बाइक रोड्स फ्रॉम आइसिंग इन कोल्डर सीजन, ठीक है। तो बाइक रोड्स को जो है आइसिंग से प्रिवेंट करने के लिए कोल्डर सीजन में उन्होंने ये स्टार्ट किया है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करना। तो दिस इज कॉल्ड यूजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। नाउ कम टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट जियोथर्मल एनर्जी। तो ड्राफ्ट इंडियन जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो है वो कौन रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज़ किया है। की गोल्स क्या क्या है इसके, हमको 1000 मेगावाट और 20 मेगावाट जो है जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी इनिशियल फेज़ में बढ़ानी है टिल 2022 तक। फिर उसके बाद 2030 तक हमको 10,000 मेगावाट और 100 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक हमको बढ़ानी है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से देखा जाए तो हमको 10,000 मेगावाट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी बाई 2030 तक हमको बढ़ाना है। कोलैबोरेशन किन कंट्रीज़ के साथ करके, यूएस, फिलीपींस हो गए, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। फिर आते हैं ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, जिसका एम क्या है, हमको इस्टेब्लिश करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर इन जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कि जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया जो है 1000 मेगावाट जो है 2022 तक अपना ले, तो इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन जाए, ठीक है। इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि हमको R&D में इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी R&D प्रोजेक्ट्स हैं पावर प्रोडक्शन के उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। और जियोथर्मल प्रोविंसेस इंडिया में जो है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हिमालय में पूगा और मणिकरण, दिल्ली सोहाना, ठीक है, फिर कैम्बे हो गया, वेस्टर्न कोस्ट में बॉम्बे, ठीक है, सोनाटा हो गया, ठीक है, गोदावरी, अरेबियन सी यहाँ पे महानदी के पास, फिर बारकेश्वर हो गया। तो दीज आर द सम जियोथर्मल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं अपने इंडिया में, ठीक है। नाउ कम टू इथेनॉल ब्लेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये हमेशा मतलब जनरली न्यूज़ में रहा ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है हमारे, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, कितना हमको इथेनॉल ब्लेंड करना है, कितना हमको बायोडीजल ब्लेंड करना है, तो आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए, भले आपको और कुछ पता हो या ना हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्यों न्यूज़ में है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया लेवल में इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है रीच कितना कर दिया है, 7.2% फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ इथेनॉल सप्लाई ईयर, ठीक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो इतना रीच कर दिया है इन स्टेट सच एज गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 9.5 to 10% इथेनॉल जो है ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के साथ 2022 तक टारगेट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल क्या बोलती है। तो 2018 नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल बोलती है कि उनका फिक्स टारगेट करना है कितना, 20% उनको इथेनॉल ब्लेंड करना है विद पेट्रोल बाई 2030, और 5% जो है ब्लेंड क्या करना है बायोडीजल इन डीजल बाई 2030। तो फर्स्ट माइलस्टोन क्या है, 10% इथेनॉल आपको ब्लेंड करना है बाई 2022 तक। तो याद रखिएगा 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ बाई 2030, एंड 5% जो है बायोडीजल ब्लेंड करना है डीजल के साथ बाई 2030। बट अभी 2022 का टारगेट क्या है कि 10% आपको इथेनॉल जो है ब्लेंड करना है विद पेट्रोल, ठीक है। पॉलिसी क्या कर रही है कि एम है उसका क्या, फीड स्टॉक वगैरह यूज़ करना, ठीक है, अदर देन लाइक मोलासेस जो है शुगर केन से वो, तो उनको यूज़ ना करके आपको इथेनॉल में जो भी फीड स्टॉक है उनको यूज़ करना है, जैसे कि शुगर केन जूस हो गए, डैमेज फूड ग्रेन्स हो गए, रॉटन पोटैटो हो गए, कॉर्न हो गया, सरप्लस फूड ग्रेन हो गए। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको यूज़ करना है टू जनरेट द बायोफ्यूल। फिर पॉलिसी ने कैटेगराइज किया है बायोफ्यूल को 4 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ओके। तो
4 जनरेशन में बायोफ्यूल पॉलिसी ने कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो 4 जनरेशन कौन कौन सी, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको फूड यूज़ करने हैं, फूड आइटम्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, शुगर केन, शुगर बीट एट्सेट्रा, ये सब यूज़ करना है। सेकेंड जनरेशन में आपको नॉन फूड आइटम्स यूज़ करने हैं जैसे कि सेलुलोज बायोफ्यूल हो गए, वेस्ट बायोमास हो गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपको एल्गी यूज़ करना है, जो भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एल्गी से वो यूज़ करना है। फोर्थ जनरेशन में आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल के लिए, तो फोर्थ जनरेशन में आपको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ कम टू बेनिफिट्स क्या क्या हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के। सॉरी ये क्या करेगा, कंबस्शन परफॉर्मेंस जो है उनको इम्प्रूव करेगा और जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड के जो एमिशंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करेगा। हमारी जो फार्मर्स की इनकम है उनको इंक्रीज़ करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फार्मर्स से हम ये वेस्ट जो है पहले जो वो फेंक रहे थे उनको हम खरीदेंगे तो हम उनको इनकम देंगे, तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ होगी और उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। रिडक्शन होगा फ्यूल पे, ऑब्वियसली जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रिडक्शन होगा क्योंकि हम खुद ही जनरेट करेंगे। और शुगर केन मिल्स के लिए भी गेन होगा क्योंकि उनको भी एडिशनल इनकम प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो भी आप बाय करोगे उनसे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नाउ कम टू अर्थ आवर 2021। अर्थ आवर 2021 अभी सेलिब्रेट किया गया है मार्च 27, 2021 को अंडर द थीम कॉल्ड क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। दिस इज़ द थीम ऑफ द अर्थ आवर 2021। तो अर्थ आवर कौन मनाता है, तो वर्ल्ड सबसे पहले कौन मनाता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है अर्थ आवर को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 आवर आपको लाइट आउट इवेंट है। क्या करना पड़ता है कि 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको नॉन एसेंशियल्स जो आपकी लाइट है उनको बंद करना पड़ता है कि आप जो है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें और अपने प्लानिट की तरफ जो भी आपको कमिटमेंट है, जो भी एनवायरनमेंट की तरफ कमिटमेंट है उनके लिए एक्शंस ले सकें। तो अर्थ आवर वही है कि आपको नॉन एसेंशियल लाइट जो इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको 8:30 से 9:30 बजे के बीच में लाइट ऑफ करनी है 1 घंटे के लिए फॉर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्लानिट, ठीक है। ये सबसे पहली बार कहाँ पे अपनाया गया था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया था 2007 में। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ भी अपनाना शुरू किया, तो 185 कंट्रीज़ अब इसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली पीपल को यूनाइट करना कि वो एक्शन ले सके ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द प्लानट। दिस ईयर इवेंट्स जो है हाईलाइट करेगा जो भी हमारा आउटब्रेक हो रहा है कोविड-19 डिसीज़ के कारण, इतना आउटब्रेक हो रहा है, तो ये सब नेचर की डिस्ट्रक्शन के कारण ही हो रहा है, उन सबको लिंक करके आपको देखना है। अकॉर्डिंग टू डेटा दिल्ली ने अभी 334 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेव किया है ड्यूरिंग अर्थ आवर, ठीक है। तो अर्थ आवर कौन ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है ऑर्गेनाइज करती है। नाउ कम टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को देख लेते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। ये जो है वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंजर्व करना है आपको नेचर और जो भी थ्रेट्स हो रहे हैं नेचर के उसमें उनको रिड्यूस करना है। अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ट्रैफिक क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्किंग ग्लोबली किस पे, इलीगल ट्रेड पे ग्लोबली वर्क कर रही है। रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है पब्लिश करती है लिविंग प्लानट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। लिविंग प्लानट रिपोर्ट जो है बायएनियल रिपोर्ट है, याद रखिएगा 2 साल में एक बार पब्लिश होती है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर पब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर नाउ कम टू वर्ल्ड अर्थ डे 2021 जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अर्थ डे जो है इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं सब सेलिब्रेट करती हैं इस अर्थ डे को कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम कर पाए, ठीक है। तो 2021 का जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। अर्थ डे सबसे पहले फाउंड किसने किया था, सेनेटर गेलन नेल्सन ने फर्स्ट सेलिब्रेट इन अप्रैल 2022 1970 को सेलिब्रेट किया था कि इकोलॉजी में प्रमोट करें और उसके लिए अवेयरनेस रेज करें। और यूएन ने डेजिग्नेट किया है उसको अर्थ डे को इट एज़ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे थ्रू रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 2009 में अडॉप्ट किया था। तो उसमें उन्होंने इंटरनेशनल मदर अर्थ डे
उसको डेजिग्नेट किया है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अर्थ हार्ट 2021 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर रिलीज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। 1 घंटे के लिए लाइट आपको ऑफ करनी पड़ती है, नॉन एसेंशियल। सबसे पहली बात ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी, तो दिस इज़ कॉल्ड द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस। नाउ कम टू नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार न्यूज़ में रहता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी अथॉरिटीज़ को देख रही है और कौन सा पहला हमारा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारा वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहला नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है जो हमारी, और चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साइन किया है कि वो अब इम्प्लीमेंट करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो मोर अबाउट न्यूज़ देख लेते हैं। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये पहला प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें क्या करना है, जो भी हमारा केन रिवर का वाटर है, सरप्लस वाटर है, उसको हमको बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और ये दोनों जो केन और बेतवा जो हैं दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो दूसरा फैक्ट ये होगा, ठीक है। ये 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले फ़ेज़ 1 में दाऊधान डैम कॉम्प्लेक्स जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 में लोअर ओवर डैम एंड बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोथा बराज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ़ेज़ 2 में। सेंटर जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाएगी, जिसमें 90% ऑफ द कॉस्ट जो है सेंटर शेयर करेगी और 10% जो है वो स्टेट शेयर करेगा। और प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कब तक होगा, ये 8 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर लिंक प्लान टू हेल्प बुंदेलखंड रीजन को पानी पहुँचाने के लिए आपको वो करेंगे, ठीक है। तो स्टेट्स कौन से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन्वॉल्व हैं। बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, बुंदेलखंड रीजन के जो भी MP छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, UP में झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, ठीक है। तो दीज आर द जो डिस्ट्रिक्ट हैं। इरिगेशन बेनिफिट कितना होगा, टोटल एरिया जो है 6,35,661 है, 100 हेक्टर्स एनुअली, ठीक है। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स जो होंगे। और ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह होगा, कंस्टिट्यूटिंग नेशनल हाइड्रोलॉजी NHPC एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे MP और UP के दोनों के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी देख लेते हैं। तो ये क्या है, 1982 में सेटअप की गई थी एज एन ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। ये फंक्शन किसके अंदर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर फंक्शन करती है। इनिशियली इसका पर्पस था कि जो वाटर बैलेंस पेनिनसुलर रीजन का है उनको हमको वो करना है, बट अभी जो है हिमालय रीजन को भी कवर करती है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के 3 कंपोनेंट्स को मैनेज करेगी। सबसे पहला है वाटर रिसोर्सेज का कंप्लीशन, प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करेगी। जो भी बोरोड फंड होगा, जो भी आप बैंक से बोरोड फंड वगैरह लेंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो है ये एक रिपॉजिटरी की तरह उन फंड के लिए फंड को एक्ट करेगी, ठीक है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। फिर प्रपोज्ड इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र लिंक्स कौन कौन से, हिमालयन कंपोनेंट हैं ये कुछ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इनको, और पेनिनसुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो दीज आर द पेनिनसुलर कंपोनेंट और हिमालयन कंपोनेंट। नाउ लेट्स कम टू नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये फर्स्ट किसने प्रपोज किया था, सर आर्थर कॉटन थे 1850 में, उन्होंने ये प्रपोज किया था। फिर उसके बाद KL राव ने इसको रिवाइव किया था, ठीक है। सब्सिक्वेंटली टोटल 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, फॉर्मली नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। हर उसमें बोलते हैं। इसका एम ही क्या है कि जो भी सरप्लस बेसिन है वहाँ से वाटर को ट्रांसफ़र करना डेफिसिट बेसिन की तरफ, जहाँ पे ड्राउट और स्कैरिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये मैनेज कौन करेगा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मैनेज करेगी, ठीक है। और द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरबेसिन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला है नॉर्दर्न हिमालयन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, फिर पेनिनसुलर रिवर, उसके बाद और इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कंट्री
ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंट्री जो है 30 रिवर लिंक कर लेगी और 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बना लेगी और 34 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट कर लेगी और 87 मिलियन एकर्स ऑफ इरीगेटेड लैंड जो है क्रिएट करेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो दिस इज कॉल्ड नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एंड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू जल जीवन मिशन अर्बन। तो आपने पिछली बार जो एनवायरमेंट पीटी 365 आई थी उसमें आपने पढ़ा होगा जल जीवन मिशन रूरल के लिए लॉन्च किया गया था, अब जो है अर्बन के लिए लॉन्च किया गया है। तो रूरल के लिए किसने लॉन्च किया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था, पर अर्बन के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो की साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं अर्बन मिशन के, हमको इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज डेवलपमेंट करने हैं। ठीक है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है, जो भी हमारा डोमेस्टिक नॉन फीकल वेस्ट वाटर है उनको हमको मैनेज करना है और यूटिलिटीज़ डेवलप करनी है, जैसे कि क्वालिटीज़ लेबोरेटरी हो गई, टेस्टिंग सर्विलेंस हो गया, R&D नॉलेज सेंटर हो गए। तो दीज आर द कंपोनेंट्स जो हमको इसके अंदर करने हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यूनिवर्सल कवरेज करना है, पूरे वाटर सप्लाई सारे हाउस होल्ड को वाटर सप्लाई करना है बाय 2024 तक। ठीक है, रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ऑब्वियसली ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करना है, स्पॉन्जेस सिटीज़ और एम्यूनिटी वैल्यू जो है उसको एनहांस करना है थ्रू अर्बन एक्वाफायर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, स्पॉन्ज सिटी क्या होती है, वो सिटी होती है जिसका कैपेसिटी होता है कि जो भी अर्बन वाटर है उनको मेन स्ट्रीम मैनेज करे एज एन, उसको ऐसे मैनेज करें कि अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ और डिज़ाइन हो सके। ठीक है, फिर सिक्योरिटी टैप एंड सीवर कनेक्शन करना है हमको और जल जीवन मिशन अर्बन जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करेगा ऑफ वाटर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटी वाटर बैलेंस प्लान फॉर ईच सिटी। ठीक है, हर सिटी में वो डेवलप करेगा और ट्रीटेड जो सीवेज है उसको रीयूज़ और रिसाइकल करेंगे, रेजुविनेट करेंगे। ठीक है, और वाटर को कंजर्व करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू फंडिंग कैसे होगी, 100% सेंट्रल फंडिंग होगी फॉर यूटीज़ यूनियन टेरेटरीज गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, 90% जो है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए और 50% जो है जिनके में पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनके लिए 50% दिया जाएगा और जिनकी पॉपुलेशन मिलियन प्लस ज़्यादा है उनको 25% दिया जाएगा। आउटकम बेस्ड फंडिंग है, फंडिंग जो है 3 ट्रांचे में प्रोवाइड की जाएगी, 20/40/40 और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट जो दिया जाएगा वो आउटकम आपने कितना परफॉर्म किया है, कितना स्कीम को अचीव किया है, उस बेसिस पे आपको थर्ड जो है इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैंडेटरी है, पीपीपी मॉडल प्राइवेट पब्लिक से पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है मैंडेटरी है फॉर मिलियन प्लस पॉपुलेशन जहाँ पे कंट्री है। आपको एनहांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक है, अवेयरनेस स्प्रेड करना है, प्रे जल सर्वेक्षण सर्वे करना है जो कि 10 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करना चाहिए। ठीक है, रीयूज़ करना चाहिए वेस्ट वाटर और बेस्ड ऑन लर्निंग जो है वो अमृत जो हमारे सिटीज़ हैं उनमें भी एक्सटेंड किया जाएगा। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, नॉन रेवेन्यू जो वाटर है उसको रिड्यूस करना है बिलो 20% कि आपको जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन पर भी वो स्ट्रेंथन हो सके। फंड जो है आप रेज कर सकते हो म्यूनसिपल बॉन्ड से भी इशू करके। नॉन रेवेन्यू वाटर क्या होता है, वो डिफरेंस बिटवीन जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल रहा है वो लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसे नॉन रेवेन्यू वाटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जल जीवन मिशन अर्बन। नाउ कम टू जल जीवन मिशन रूरल। तो 2019 में लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। ठीक है, इसका क्या एम है कि ये 55 लीटर्स ऑफ वाटर जो है पर पर्सन पर डे प्रोवाइड करेगी हर रूरल हाउस होल्ड को थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टैप कनेक्शन हर रूरल हाउस होल्ड को आपको प्रोवाइड करना है विथ एडिक्वेट क्वांटिटी, उसमें वाटर आना चाहिए और एडिक्वेट क्वालिटी भी होनी चाहिए उसकी ऑन रेगुलर बेसिस। तो अबाउट 3.2 करोड़ जो है रूरल हाउस होल्ड को अभी प्रोवाइड किया गया है इससे। ठीक है, जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है तो 34% जो है टारगेटेड हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया में कवर हुए हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जल जीवन मिशन रूरल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अर्बन और रूरल मिशन। नाउ कम टू जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेहरू युवा केंद्र संगठन और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रिसेंटली ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका टैगलाइन क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेयर इट
वेर इट फॉल्स और व्हेन इट फॉल्स। तो ये क्या है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है, जैसे कि आप जो रेन वाटर है जो वेस्ट होता है हमेशा, उसको आप कलेक्ट कर सको और उसको रीयूज़ कर सको, ठीक है। टू फैसिलिटेट दिस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि ओपन रेंज सेंटर्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएँ इन कलेक्टर्स, म्यूनसिपैलिटीज़ और जीपी ऑफिस, ठीक है। कोलैबोरेशन जो है विथ नेशनल युवा केंद्र संगठन जो है वो हेल्प हमको करेगा कि जो हमारे पीपल हैं ग्रास रूट लेवल पे उनको भी इंगेज किया जाए फॉर कैंपेनिंग दिस। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी टेकन की जाएंगी, लिए जाएंगे। ड्राइव्स टू मेक वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, चेक डैम्स बनाएंगे। एनक्रोचमेंट जो है उसको रिमूवल करेंगे, डिसिल्टिंग को हटाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको रिमूव करेंगे। रिपेयर्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपको पता होगा सब हर स्टेट के अलग अलग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रिपेयर्स करा जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इकोलॉजिकल बेनिफिट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है, सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा, इंक्रीज इन ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जैसे कि लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं ये, लार्ज डैम बनाने से बेटर है कि आप हर स्टेट का अलग अलग खुद का वो हो। रिक्रिएशनल टूरिज्म, फुलफिलमेंट डिमांड ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की डिमांड वो करेंगे, रेनफेड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे। अदर बेनिफिट्स, वाटर ट्रीटमेंट होगा, फ्लड मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको एक्यूमुलेट करना है और स्टोर करना है वाटर को। रेन वाटर जो हमारा आता है किसी साइट पे जहाँ पे रेन हो रही है वहीं पर उसी साइट पे आपको रीयूज़ करना है, उसको स्टोर करना है। ऐसा नहीं कि आपको वो रेन वाटर बह रहा है आप उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जब गांव में बारिश होती है तो लोग ना वहाँ पे बाल्टी रख देते हैं। जब वहाँ के घर कैसे होते हैं, स्लोप वगैरह, स्लोप जैसे उनकी सीलिंग होती है, तो जो भी सीलिंग से पानी गिरता है तो वहाँ पे वो बाल्टी रख देते हैं और वही पानी जो है वो कभी कभार बर्तन धुलने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट क्वान्टिटी में वाटर नहीं रहता है, तो वो लोग ऐसे वाटर को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो कुछ चीज़ें हमको गांव वालों से भी सीखनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। जब मैं गांव में रहती थी तो मैंने देखा था लोग वहाँ से जो भी स्लोप के जैसे खपड़े लगे होते थे वहाँ से पानी गिरता था और हम जो है बाल्टी लेकर वहाँ पे रख देते थे, तो वहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता था। उसके बाद वो पानी को हम रीयूज़ करते थे। तो वैसे ही आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना है। तो बहुत सारे कंपोनेंट कॉमन मेथड्स होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें क्या करना है, हमको वाटर को कलेक्ट करना है, जो भी हमारे टेरेसेस हैं, छत हैं, वहाँ पे हमको वाटर को कलेक्ट करना है और उस वाटर को रेसिडेंशियल एरियाज़ में, टाउन्स और सिटीज़ में यूज़ करना है। फिर सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये मेथड क्या है, रेन वाटर को आपको कलेक्ट करना है ओपन स्पेस में, जैसे रोड हो गए, ग्राउंड हो गए, हिल्स हो गए, वहाँ पे आपको रेन वाटर को कलेक्ट करना है और वाटर जो भी आप स्टोर करोगे अंडरग्राउंड वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक गार्डन में वाटरिंग करने के लिए, रोड साइड ट्रीज़ में और ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर रिचार्ज पिट्स आते हैं। ये क्या होते हैं, लार्ज टैंक्स होते हैं जो कि डक जैसे वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है हिल्स एरियाज़ में, और वो जो है इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर गली प्लग्स जो होते हैं स्मॉलर पिट्स होते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स में बने रहते हैं इन ओपन एरिया, जहाँ पे रेन वाटर जो है आता है और उसको स्टोर किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर काउंटर्स जो होता है वो सिमिलर होता है गली प्लग्स के लिए, बट नैरो और लॉन्ग बैंड होते हैं, हर जगह बने रहते हैं। आपको पता होगा जैसे ही जो होता है थोड़ा बहुत, जैसे ही आप जाओगे गाँव वाले एरियाज़ में तो वहाँ पर क्या होगा, काउंटर्स ऐसे बने होते हैं कि वहाँ पर एक गली को मतलब वहाँ पे उसको गली को पूरा वहाँ से मिट्टी निकाल देते हैं और रेन वाटर जो है वहाँ पे कलेक्ट होता है और वहाँ पे बहुत सारे हर उस पर क्या बोलते हैं पत्थर रख देते हैं, तो यहाँ का वाटर यहाँ नहीं जाता, तो उस वाटर के लिए आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड काउंटर्स, ठीक है। नाउ कम टू इकोलॉजिकल रीजन एंड ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या है। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में जिंग जो है वो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ ये जो है ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कहाँ का है। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में जो है वो जिंग है। वेस्टर्न हिमालयस में कुल, नूल्हा, कुल, खत्री। ईस्टर्न हिमालयस में अपतानी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस में जाबो। ब्रह्मपुत्र वैली में डोंग्स एंड जम्पोज। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में अरहस, ठीक है। तो ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये कुछ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। नाउ कम टू सस्टेनेबल फूड सिस्टम। इंडिया ने पहली बार नेशनल डायलॉग ऑन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम हेल्ड किया है, दिल्ली में हुआ है, जो कि एक्सप्लोर क्या करने के लिए बताता है, नेशनल पाथवेज टुवर्ड क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम, ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए। तो डायलॉग जो है वो कंडक्ट एज अ कंसल्टेटिव प्रोसेस
प्रिकर्सर किसका है? फर्स्ट एवर UN फूड सिस्टम समिट हुआ था सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में, उसके लिए टू स्ट्रेटेजाइज एक्शन फॉर चेंज इन ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। ठीक है, समिट किस पे फोकस करेगा? फूड सिस्टम नेशनली और ग्लोबली उस पर फोकस करेगा कि आप उसको शेप करिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को आप एक्सेलरेट करिए उसके प्रोग्रेस को। समिट जो है वो पार्टिसिपेटरी और कंसल्टेटिव है फॉर 5 एक्शन ट्रैक्स हैं। एक्शन ट्रैक 1 जो है उसमें क्या करना है? सेफ और न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना है सबको। एक्शन ट्रैक 2 जो है उसमें सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न को हमको उसकी तरफ शिफ्ट करना है। 3 क्या है? नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन बनाना है। 4 क्या है? एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड। एंड 5th क्या है? बिल्ड रिसाइलेंस टू वल्नरेबिलिटीज टू शॉक एंड स्ट्रेस। तो इंडिया जो है वॉलंटियर किसका है? एक्शन नंबर 4 का, जो कि इक्विटेबल लाइवलीहुड के लिए, बट इंडिया जो है अदर भी एरियाज़ में भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है सस्टेनेबल फूड सिस्टम के? इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, प्रॉफिट्स होगा, जॉब होगा, इनकम टैक्स रेवेन्यू, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ठीक है, इको सोशल प्रोग्रेस होगा, ग्रीन ग्रोथ होगी। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, एडेड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट जो है ये सब जो है ये हमारा बेनिफिशियल होंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे। नाउ कम टू सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो सस्टेनेबल फूड सिस्टम ये होता है कि वो फूड सिस्टम होता है जहाँ पे आप फूड सिक्योरिटी डिलीवर कर रहे हो और न्यूट्रिशन डिलीवर कर रहे हो सारे पीपल अराउंड द वर्ल्ड के लिए। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिटेबल थ्रू आउट होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट फॉर सोसाइटी, ऑब्वियसली सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। पॉजिटिव और न्यूट्रल इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली सस्टेनेबल की तरफ आप जा रहे हो तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो भी कम होगा, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी। और नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। फिर आते हैं इंटरनेशनल एफर्ट ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो सबसे पहले सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? FAO UNEP ने लॉन्च किया है, आपको ये याद होना चाहिए। जो स्टार्ट कब हुआ था? 2011 में स्टार्ट हुआ था विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने उनके सपोर्ट के साथ से स्टार्ट हुआ था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे एफ़र्ट्स को हमारे एफ़र्ट्स बढ़ाने हैं कि हम इम्प्रूव कर सकें जो भी हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उनको, पॉल्यूशन इंटेंसिटी जो है उसको कम कर सके फूड सिस्टम से रिलेटेड, और फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है उसको प्रोवाइड कर सके लोगों को। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम। फिर आते हैं फूड एंड लैंड यूज़ कोएलिशन। ये किसने इस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था 2017 में। इसका एम क्या है कि सेल्फ गवर्निंग कोएलिशन है जो कि जिसमें 30 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो कि क्या ट्रांसफॉर्म करने के लिए? ग्लोबल फूड और लैंड यूज़ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फिर इंडिया का इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसका एम क्या है? हमको प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिजेनरेटिव, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोवाइड करना है। इसके अंदर 8 मिशंस आते हैं अंडर द, ये जो है 8 मिशन में से एक है जो कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में आता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है ये। ठीक है, आपको इसी वाले पार्ट में, तो आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा 8 मिशन कौन कौन से आते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसका एम क्या है कि कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस हमको बढ़ाना है। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना जो है कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह से प्रमोट करना है उसको, तो इसके अंदर ये। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल फूड इनिशिएटिव जो भी फूड सिस्टम है। ठीक है, नाउ कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाते हैं सोलर आउटशाइंस विंड पावर इन टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो टोटल सोलर पावर जो है हमारे यहाँ कितना कैपेसिटी है? 38,794 है। तो याद रखिएगा सोलर पावर सबसे ज़्यादा जनरेट का कैपेसिटी है, फिर उसके बाद विंड की है, फिर स्मॉल हाइड्रो की है, एंड देन बायोमास। तो याद रखिएगा ये आप एक कैटेगरी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए। तो सोलर सबसे ज़्यादा है, फिर विंड है, फिर स्मॉल हाइड्रो है, एंड देन बायोमास है। इन कंपैरिजन डिकेड अगर देखा जाए तो सोलर सेगमेंट जो है 18 मेगावाट कैपेसिटी है, और वाइल विंड पावर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 13,000 मेगावाट है। तो विंड पावर की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू सोलर सेगमेंट। ठीक है, इंडिया का टारगेट क्या है? 175 गीगावाट आपको रिन्यूएबल एनर्जी वो करना है बाई 2022 तक, विथ 100 गीगावाट जो होना चाहिए सोलर पावर होना चाहिए।
तो इंडिया को एस्पायर है कि वो अचीव कर ले 450 गीगावाट बाई 2030। तो बट हाउएवर कंसर्न क्या है कि इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें सोलर पैनल्स और मॉड्यूल्स जो है चाइना से इंपोर्ट करता है, तो 80% ऑफ द इंपोर्ट जो है वो चाइना से करता है। तो ये हाईली डिपेंडेंट है इंडिया चाइना पे। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है PLI स्कीम फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स। तो ये मैंने आपको इकोनॉमी सेक्शन में पढ़ाया, तो एक बार आप ये जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के लिए लॉन्च की है कि इंपोर्ट वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। फिर आते हैं सोलर गीगावाट क्लब। तो 9 अफ्रीकन नेशंस जो हैं अभी ज्वाइन किए हैं और ट्रैक में है कि सोलर गीगावाट क्लब को ज्वाइन करने के ट्रैक में है। गीगावाट क्लब क्या है? ये एक अनऑफिशियल टैग है नेशंस का जिनकी इंस्टॉल कैपेसिटी की वो प्रोड्यूस करेंगे 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर। 37 कंट्रीज़ इसका पार्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो इंडिया का बिगेस्ट, फिर आते हैं इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में खुला है। तो इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में खुला है। आपको याद होना चाहिए रामागुंडम विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट, ठीक है। ये कौन कमीशन किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अंडर फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होता है? फोटोवोल्टाइक पैनल्स जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़ में, और वो एक कंसिडरेबल ऑल्टरनेटिव क्रिएट करते हैं टू लैंड बेस्ड सोलर एरेज, ठीक है। और इंडिया का लार्जेस्ट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे जनरेट किया गया? नर्मदा रिवर में, मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर डैम और नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो है राजस्थान में क्रिएट किया गया है, ठीक है। कंट्रीज़ का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है, अंडर PM कुसुम स्कीम जयपुर में, ठीक है, जयपुर में किया गया है। PM कुसुम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट फॉर फार्मर्स, ठीक है। फिर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम, तो दैट इज़ कॉल्ड गोवर्धन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी रिसेंटली यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है फॉर गोवर्धन स्कीम। अंडर दिस यूनिफाइड पोर्टल जो है सारे गैस प्रोग्राम्स जो हैं, स्कीम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट की जाएंगी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो गोवर्धन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत ग्रामीण स्कीम, बिकॉज इसका एक एलिमेंट है कि ओपन डेफिकेशन फ्री को आपको अचीव करना है, ठीक है। इसका एम है कि विलेजेस को सपोर्ट करना है कि आप कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, और स्कीम फोकस करेगी विलेजेस को क्लीन रख सके, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड की इनकम को बढ़ा सकें और एनर्जी को जनरेट कर सके फ्रॉम कैटल वेस्ट। दिस इज कॉल्ड गोवर्धन स्कीम, ठीक है। फिर आते हैं एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइजेज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो E3 सर्टिफिकेशन स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है। इसका एम क्या है कि ह्यूज एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल जो है उसको टैप करना है, ठीक है, इस सेक्टर से। इसका इट विल लीड, ये हेल्प किस में करेगा? इट विल लीड टू मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, ब्रिक्स में। और ये कंप्लाई किससे करेंगे? किसके नॉर्म से? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के जो नॉर्म्स हैं उससे कंप्लाई करेंगे। अभी जो हमारा ब्रिक्स सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.7% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन नेट ज़ीरो, तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया है इसको। किस लिए लॉन्च किया है? कि हमारे इंडिया को फैसिलिटेट करना है कि इंडिया जो है नेट ज़ीरो कार्बन जो है एमिशन अचीव कर पाए बाय 2050। तो नेट ज़ीरो का मतलब होता है कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है, जैसे कि न्यूजीलैंड और वो मैंने पढ़ाया था यूरोपियन यूनियन, तब मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है, जब पॉल्यूशन पढ़ाया था। तो उसमें क्या कंट्री के एमिशन को कंपनसेट करना है एब्जॉर्प्शन और ग्रीन हाउस गैस के रिमूवल के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या करना है? हमको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बिल्ड करना है, जैसे कि हमारा जो इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन सके सस्टेनेबल बिल्ड एनवायरनमेंट बाय 2025, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है इन इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। फिर आता है इको पैक्ट ग्रीन कॉन्क्रीट। ये क्या है? न्यू लो कार्बन रेंज ऑफ कॉन्क्रीट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है ऑफ हाई परफॉर्मिंग और सस्टेनेबल और सर्कुलर कंस्ट्रक्शन के लिए। ये 30 to 50% लोअर कार्बन कंटेंट रखता है, ठीक है, एमिट भी कम करता है और ये सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी होती है और फिनिश होता है एज कम्पेरिजन टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट। फिर आते हैं दिवाली प्लेटफॉर्म। डच इंडिया
वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। तो दिवाली प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, वाटर रिलेटेड चैलेंजेस से। किसने लॉन्च किया है, इंडिया और नीदरलैंड ने लॉन्च किया है टू पार्टिसिपेट। जो भी सॉल्यूशन है वाटर रिलेटेड चैलेंज उनको वो करना। इसमें क्या है, पोटेंशियल और सस्टेनेबिलिटी को एक्सप्लोर करना ऑफ द सॉल्यूशन टू रिजॉल्व द चैलेंजेस। जो भी वाटर चैलेंजेस है हमारी कंट्रीज़ में उसको रिजॉल्व करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दिवाली इनिशिएटिव, इंडिया और नीदरलैंड का है रिगार्डिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी। फिर कार्बन वॉच, चंडीगढ़ जो है पहला स्टेट है, पहला यूनियन टेरिटरी है हमारे कंट्री का, पहला स्टेट है जिसने कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। कार्बन वॉच क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे जितना भी इंडिविजुअल जो है हमारे कार्बन फुटप्रिंट वो कर रहे हैं उसको एसेस करने के लिए। कार्बन फुटप्रिंट होता है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो भी जनरेट किया जाता है हमारे एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पीपल्स को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन्स बनाएगा वाइल मेकिंग देम, कि आप कितना जनरेट कर रहे हो कार्बन फुटप्रिंट उसको लोगों तक पहुंचा के, ठीक है, और उसको रिड्यूस करवा के। फिर भारतीय प्राकृतिक कृषि बढ़ती, ठीक है, ये क्या है, ये सब स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। किस चीज़ के लिए, ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस हैं इंक्लूडिंग नेचुरल फार्मिंग, उनको प्रमोट करने के लिए। जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पड़ती है वो एक्सक्लूड क्या करेगा, जितने भी हमारे केमिकल इनपुट्स हैं उनको एक्सक्लूड करेगा और ऑन फॉर्म बायोमास रिसाइकलिंग को प्रमोट करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसमें 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 years दिया जाएगा। अबाउट नेचुरल फार्मिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक मैन्योर, वर्मी कल्चर ये सब यूज़ करते हैं। बट नेचुरल फार्मिंग जो है वो कोई भी इनपुट यूज़ नहीं करती, नो केमिकल और कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती। जो सॉइल में ऐड किया जाता है वो कुछ भी नहीं यूज़ करती। तो लॉ ऑफ नेचर यहाँ पे फॉलो होता है। फिर आते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक में होता है, डायरेक्ट के यही मतलब पड़ रहा है, यही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट से ही हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि हमको राइस को इस्टेब्लिश करना है, सीधे हम फील्ड में इस्टेब्लिश करें, सीधे हम फील्ड में लगाएं रैदर देन उसको नर्सरी में लगाने। आपने पढ़ा होगा जब हम राइस का जो भी राइस को हम जब लगाते हैं, राइस के उसको बीज को, तो हम क्या करते हैं, पहले नर्सरी में लगाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट लगती है, उसको वहाँ से निकाल के जब वो थोड़ा ग्रो हो जाते हैं उसको वहाँ से निकाल के फील्ड में लगाते हैं। बट डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या करेंगे, हम सीधे फील्ड में लगाएंगे, हम उसको नर्सरी में नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सीडिंग जो है वो कैसे किया जाएगा, प्री जर्मिनेटेड सीड्स जो है वो पडल सॉइल, स्टैंडिंग वाटर सीडिंग और प्रिपेयर सीड बेड में हमको लगाना पड़ेगा। और ये क्या करेगा, लेबर सेव करेगा, ठीक है, वाटर कम हमको लगेगा, लेस ड्रग्जरी लगेगी, ठीक है, क्रॉप मेच्योरिटी जल्दी होगी और लो प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बाकी सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। अदर मेथड्स क्या क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है ये मेथडोलॉजी है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हमको इंक्रीज़ करनी है इरीगेटेड राइस की, जहाँ पे मैनेजमेंट जो है प्लांट का, सॉइल का, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, उसको चेंज करके, ठीक है। ये क्या करेगा, राइस प्रोडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाएगा बाय सेविंग सीड रिक्वायरमेंट, वाटर सेविंग, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइज़र और ग्रेन यील्ड को इंक्रीज़ करके। तो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल प्रोसेसेस जो भी हमारे कंट्री में यूज़ हो रही हैं या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ठीक है। नाउ कम टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड जोग्राफी, ठीक है। वेट अ मिनट। हाँ, सो कम टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड जोग्राफी। तो उसमें जो पार्ट है सबसे पहला फ्लड मैनेजमेंट है। तो नीति आयोग ने अभी स्ट्रैटेजी रिलीज़ की है फॉर फ्लड मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट कौन रिलीज़ किया है, तो नीति आयोग की है अभी, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा, कमिटी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट वर्क इन एंटायर कंट्री एंड रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड वर्क रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज 2021 to 26, ठीक है। तो फ्लड सिचुएशन इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्लड कैसे कॉज होता है, फ्लड जो है इनएडिक्वेट फ्लड होता क्या है, तो इनएडिक्वेट जो हमारी लेट्स से हमने डैम बनाया, अगर हमारी जो रिवर्स है वहाँ पे बैंक्स जो हैं हमारे, वहाँ पे अगर इनएडिक्वेट कैपेसिटी, वहाँ पे स्टोर करने की वाटर की कैपेसिटी बहुत मतलब नॉर्मल है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी गिर रहा है तो वाटर की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है वो उससे बाहर कैचमेंट एरिया से आ जाता है और बाहर
ओवरफ्लो होने लगता है और बहुत सारे घर वगैरह डूब जाते हैं, तो उनको हम फ्लडिंग बोलते हैं। फ्लडिंग जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है, मानसून के टाइम पे हमेशा ही होती है और नेचुरल प्रोसेस से भी होती है, जैसे कि एलुवियल सॉइल टू फील्ड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के कारण, वाटर बॉडीज़ के रिप्लेनिश के कारण, उनके कारण भी होती है। इंडिया जो है हाईली वनरेबल है फ्लड्स के लिए। आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर बात की जाए तो 329 मिलियन हेक्टर्स जो है, मोर देन 40 मिलियन हेक्टर्स जो है फ्लड प्रोन एरिया है इंडिया में। इन रिसेंट टाइम्स फ्लड रिलेटेड डैमेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली। और सम ऑफ द बिगेस्ट फ्लड डिज़ास्टर जो है लास्ट 10 साल में अगर आए हैं तो उत्तराखंड का 2013 का डिज़ास्टर हो गया, कश्मीर का 2014 का, चेन्नई का 2015 का, केरला का 2018 और 2019 का, एंड पटना का 2019 का जो है क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बिगेस्ट फ्लड रीजन था। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होता रहता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लड प्रोन एरियाज़, तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा यमुना वाला जो रीजन है, ये इंडो गंगा प्लेन जो है वहाँ पे फ्लड वाला रीजन, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे भी नर्मदा एंड तापी वाला रीजन, ठीक है। तो दीज आर द रीजन्स जो कि फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं। नाउ कम टू कॉजेज़, क्या क्या होते हैं। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ होते हैं। तो नेचुरल हो गया जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, रिवर बेड में वाटर राइज हो गया, मियांडरिंग टेंडेंसी रिवर फ्लो की, साइक्लोन्स हो गए, डेल्टा सिल्टिंग इन डेल्टा रीजन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट हो गए। फिर एंथ्रोपोजेनिक कौन से, इनएडिक्वेट ड्रेनेज मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आप डिफॉरेस्टेशन हो गया और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, ठीक है। नाउ कम टू की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन की अगर बात की जाए तो फ्लड कंट्रोल किसी भी 7 लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में नहीं है जो कि 7 शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। बट इरिगेशन जो है हमारे 7 शेड्यूल में है। स्टेट लिस्ट में ड्रेनेज एंड एम्बैकमेंट्स हैं। यूनियन लिस्ट में अगर बात की जाए तो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005, जिसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है जो कि डील करेगी सारे टाइप्स के डिजास्टर से। फिर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल वाटर कमीशन है, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर इश्यूज़ इन फ्लड मैनेजमेंट अगर बात की जाए तो मानसून वेरिएबिलिटी के कारण हाई डिग्री फ्लड्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स इन एडिक्वेट मेंटेनेंस जो है हमारा फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स का, उनका फ्लड प्रोटेक्शन जो है वाज डन इन मोर फायर फाइटिंग वन इंस्टीड ऑफ प्रिवेंटिंग इट, ठीक है। नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशरीज, ठीक है, बेनिफिशरीज को इन्वॉल्व नहीं करते। फिर रिकमेंडेशंस क्या क्या है, फ्लड मैनेजमेंट एंड वाटर एरियाज प्रोग्राम जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक रिजर्वायर एम्बैकमेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स अगर बात की जाए तो फ्लड प्लेन जोनिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब हमको किए जाएंगे। फिर रिलेटेड न्यूज़ में आ जाते हैं तो फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज़ प्रोग्राम क्या होते हैं। तो ये स्कीम जो है वो 2 स्कीम को मर्ज करके लॉन्च की गई है, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड वर्क रिलेटेड बॉर्डर एरियाज़ को मर्ज करके बात की गई है। ये क्या करेगी स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट को असेस करेगी कि वो रीजनेबल प्रोटेक्शन ले सकें, जो भी क्रिटिकल एरियाज़ हैं, जो भी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, उनमें बेटर स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स को अडॉप्ट करके उनको एक बेटर कैपेबिलिटी में ला सकें। स्कीम जो है वो कैटर करेगा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को भी, फ्लड फोरकास्टिंग एंड सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट ऑन कॉमन रिवर्स इन नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, सप्तकोशी प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में है, उन सब में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लड मैनेजमेंट एंड वाटर एरियाज़ प्रोग्राम, बॉर्डर एरियाज़ प्रोग्राम। तो दिस इज़ कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड मैनेजमेंट। नाउ कम टू क्लाउड बर्स्ट। रिसेंटली जो है क्लाउड बर्स्ट अभी हुआ है उत्तराखंड में, चमोली, टिहरी एंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट जो होता है, सडन और एक्सट्रीम रेनफॉल होता है किसी भी छोटे एरिया में विद इन बहुत छोटे टाइम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर उनकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्लाउड बर्स्ट जो है वो 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल अगर हो जाए 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में विद इन 1 आवर, 1 घंटे के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको मेजर करना, प्रेडिक्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाइम और बहुत ही छोटे स्पेस के लिए होता है, ठीक है। ये जनरली मोर कॉमन है इंडिया में ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून के कारण, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ मॉनिटरिंग दिस, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट के लिए मॉनिटर कौन करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हिल प्लेन्स को कंस्ट्रक्शन करना, सिस्मिक जोन्स और कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड रिवर बैंक्स, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज। नाउ कम टू हाउ इट हैपन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हिल एरियाज़ है, ठीक है, तो वार्म वाटर जो है हमारा, वार्म और ह्यूमिड जो एयर है, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, वो हिली टेरेन में राइज होगी और वर्टिकल कॉलम ऑफ क्लाउड्स बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपको पता होगा जो रेन और थंडर और लाइटनिंग के साथ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर माउंटेन एरियाज़ में हो रही है तो उसको क्लाउड ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलेंगे। फिर क्लाउड बर्स्ट जो है वो प्लेन एरियाज़ में होती है बट ज़्यादातर वो जनरली माउंटेनियस जोन में होती है। तो रेन ड्रॉप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्म एयर धीरे धीरे राइज हुई, अपवर्ड एयर, ठीक है। तो रेन ड्रॉप जो हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं, जैसे ही वो ऊपर जाते रहते हैं तो वो क्या करती है, जो भी अपवर्ड एयर ऊपर जाती है तो उन रेन ड्रॉप्स को क्या करती है, बड़ा करती जाती है, ग्रेन साइज़ जो है उनका ज़्यादा होता जाता है। आफ्टर अ पॉइंट जब उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो क्लाउड जो है उसको होल्ड नहीं कर पाते, तो वो जो है क्विक फ्लैश की तरह रेन वाटर की तरह नीचे आ जाते हैं। तो हिली टेरेन्स जो है वो एयर करंट्स को हीट करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। कोल्ड एड इन हीटेड एयर करंट्स, ठीक है, ये करती कोल्ड करने में, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन इंक्रीज होती है। तो एनर्जी नेसेसरी फॉर क्लाउड बर्स्ट कम्स फ्रॉम अपवर्ड मोशन ऑफ एयर। ऑब्वियसली अपवर्ड मोशन हो रहा है एयर का, तब आ रही है। और क्लाउड बर्स्ट मोस्टली एलिवेशन कितने में होती है, 1000 to 2500 मीटर अबव द सी लेवल। ये जनरली लो प्रेशर एरियाज़ में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली लो प्रेशर एरियाज़ होगा तभी वहाँ पे जो हमारी एयर है वो राइज होगी, ठीक है, ओवर गैंगेटिक प्लेन्स एसोसिएटेड विद लो विंड्स, ठीक है। समटाइम्स जो है नॉर्थ वेस्ट विंड जो आती है वो भी हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट ले आती हैं। फॉर एग्जांपल जो विंटर रेनफॉल होती है उसमें भी हमारे यहाँ होता है क्लाउड बर्स्ट। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट, और कैसे कैसे होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंड फैक्टर्स व्हाट अफेक्टेड, ठीक है। नाउ कम टू अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बार मतलब आई थिंक PT 365 में हर बार ही आया है ये वाला, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ऑल्सो नोन एज, जिसको अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे वीकन हो रही है, ठीक है, वीकन हो रही है। तो अब देख लेते हैं ये होता क्या है। ये एक लार्ज सिस्टम होता है ओशन करंट का, कि हमारा जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये सब है, जो हमारी वार्म करंट्स हैं, वो क्या करती हैं, वार्म वाटर को कहाँ, वार्म सरफेस वाटर को कहाँ ले जाती है, नॉर्थ की तरफ ले जाती है। और नॉर्थ की तरफ कोल्ड वाटर है जहाँ पे हाई सैलिनिटी होती है, वो सिंक होती है और वो क्या है, नीचे डाउन टूवर्ड साउथ ले आती हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंटेंट, और इसके कारण क्या होता है, हमारी डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसके कारण ये होता है, ठीक है। तो ओशन कन्वेयर जो बेल्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्वेजियन सी से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, ठीक है, नॉर्वेजियन सी से, जहाँ से वार्म वाटर, लेट से यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, हमारी जो ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम हमारी वार्म वाटर ले जाती है, हमारे कहाँ कहाँ देती है, एक तो हमारे अफ्रीका वाले रीजन में, ग्रीनलैंड वाले रीजन में, एक नॉर्वेजियन वाले रीजन में ले जाती है, वार्म वाटर वहाँ से ट्रांसफ़र करती है। और जो हमारी कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे वहाँ पे सिंक होती हैं, नीचे से वाटर जो है वो हमारे साउथ की तरफ लाती हैं, ठीक है। तो एज मोर वार्म वाटर जैसे ट्रांसपोर्ट होगा नॉर्थ की तरफ, तो कोल्ड वाटर जो है नॉर्थ का वो सिंक होगा और मूव कहाँ करेगा, वार्म वाटर रीजन में मूव करेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या है, ये कन्वेयर बेल्ट बना रहता है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर जो है फिर बाद में सरफेस पे रिटर्न होगा ड्यू टू अपवेलिंग, ठीक है। जैसे ही वार्म वाटर वहाँ से जगह खाली करके गया तो अपवेलिंग के कारण वहाँ पे कोल्ड वाटर ऊपर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड अपवेलिंग, आपने पढ़ा होगा, जो पेरू चिली कोस्ट में आता है। अपवेलिंग इज अ प्रोसेस इन विच डीप एंड कोल्ड वाटर राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस, ठीक है। ये क्या प्ले करेगा, हमारा वाइटल रोल प्ले करेगा एनर्जी और हीट रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू आउट द अर्थ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो है और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा, और माइल्ड जो है वार्म यूरोप की तरफ वो लाएगा। अगर वीकेंड हो रहा है हमारा ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, अगर हमारा वीकेंड हो रहा है तो हमारा जो सी लेवल जो है वो रेज हो जाएगा यूएस कोस्ट में, ठीक है, बिकॉज ऑफ वार्म वाटर एक्सपैंड होता है तो सी कोस्ट पे वो हो जाएगा, वहाँ पे रेन ज़्यादा होगी तो साइक्लोन्स की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा आएगी और हमारे
हमारे जो मोर इंटेंस विंटर्स आएंगे, बट हमारा जो हीट वेव्स और ड्राउट रीजन है जो हमारा यूरोप में होना चाहिए वो इंक्रीज़ उसको डैमेज कर देगा। जो हमारे सहल और अफ्रीका रीजन वहाँ पे स्टॉर्म्स जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन बेल्ट, ठीक है। नाउ कम टू इंडियन ओशन एंड अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होगा, रिसेंटली स्टडीज़ ने बोला कि अगर टेम्परेचर इंडियन ओशन में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हेल्प करेगा, हमको बूस्ट करेगा अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को, ठीक है। वार्मिंग इंडियन ओशन क्या करेगा, एडिशनल प्रेसिपिटेशन लाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, अदर एरियाज़ में हाई टेम्परेचर होगा, तो आपको पता होगा लो टेम्परेचर, ठीक है। वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन जो है जनरेट क्या करेगा, एडिशनल प्रेसिपिटेशन जनरेट करेगा, क्योंकि बहुत सारी एयर्स जो हैं अदर रीजन से वो ड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ। तो हायर लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा प्रेसिपिटेशन कहाँ पे, अटलांटिक, और इंक्रीज़ कर देगा सैलिनिटी इन द वाटर्स। तो सलाइन वाटर जो है अटलांटिक में वो क्या करेंगे, वो नॉर्थ जाएंगे और विल गेट कोल्डर एंड देन यूजर एंड सिंक फास्टर, ठीक है, एक्ट एज अ जंप ऑफ दिस। तो इंटेंसिफाइंग क्या करेंगे, सर्कुलेशन को इंटेंसिफाई कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। नाउ कम टू रिपोर्ट इन न्यूज़। तो रिपोर्ट इन न्यूज़ में सबसे पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ये कौन रिलीज़ करती है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है वो रिलीज़ करती है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन चेंजिंग वर्ल्ड इन द फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ वेयर द वर्ल्ड स्टैंड इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-20। ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है फॉरेस्ट का, जहाँ पे 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स आते हैं। तो दीज आर द 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, नो नीड टू रिमेंबराइज दिस, बट आपको ये पता होना चाहिए कितने गोल्स हैं, 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या क्या है, 18% ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज डिज़ाइन है, जस्ट ओवर 14% इन 2000। 40% रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड का कॉन्ट्रीब्यूट करती है फ्रॉम फॉरेस्ट। 40% एक्सट्रीम पुअर जो है वो रूरल एरियाज में लिव करते हैं, लिव इन फॉरेस्ट एंड सवाना एरियाज। फॉरेस्ट लैंडस्केप ऑफन रिमोट और पुअरली जो है कनेक्टेड टू मार्केट, ठीक है। फॉरेस्ट जो है नॉट फ्रिक्वेंटली कंसीडर इन पॉलिसी डिसीजन लाइक फूड सिक्योरिटी, ठीक है, रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी फॉरेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है, याद रखिएगा कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द WMO। पहली रिपोर्ट इन्होंने कब रिलीज़ की थी, 1993 में रिलीज़ की थी, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या है, पास्ट 6 ईयर्स अगर देखा जाए इंक्लूडिंग 2020 देखा जाए तो 6 वार्मेस्ट ईयर्स हैं ऑन द रिकॉर्ड। टेम्परेचर जो है 38.0 डिग्री जो है रशिया में रीच कर दिया गया है, ठीक है। द रिपोर्ट ने 5 की इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर इरिवर्सिबल चेंज जो हो रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट में। ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, ओशन सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। आर्टिक में जो है हमारा जो आइस है वो धीरे धीरे सी एक्सटेंट आइस का धीरे कम हो रहा है, और अंटार्कटिक आइस शीट जो है वो धीरे धीरे लॉस हो रही है, ठीक है। फिर मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। रिपोर्ट जो है एक्सप्लेन करेगी 3 इंटरकनेक्टेड प्लानिटरी क्राइसिस, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन, जिसके कारण जो है हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत रिस्क है, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या है, ओवर लास्ट 50 ईयर्स ह्यूमन पॉपुलेशन जो है डबल हो रही है, जिसके कारण मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, प्राइमरी एनर्जी यूज़ वो भी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। कोई भी ग्लोबल गोल्स जो है वो टारगेट में नहीं है। 1 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड एस्टिमेटेड 8 मिलियन स्पीशीज़ जो है प्लांट और एनिमल की वो थ्रेटन हो रही हैं। 10% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट वो लॉस हो रहे हैं। वेटलैंड जो है वो मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड और डिग्रेडेड इकोसिस्टम है हमारे यहाँ के, और मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है 10-fold, ठीक है। तो मेकिंग पीस विद नेचर कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फिर वर्ल्ड्स फॉरगेटन फिशेस रिपोर्ट, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर रिलीज़ करती है। इसका फाइंडिंग क्या है, नियरली 1/3 ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिश जो है वो थ्रेटेंड हो रही है। फ्रेश वाटर फिशरीज़ जो है वो मेन सोर्स है प्रोटीन का टू 200 मिलियन पीपल, बट वो धीरे धीरे थ्रेटन हो रही है, और 2.5 to 6% जो है ग्लोबल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स को अकाउंट करती है। तो वर्ल्ड फॉरगेटन फिशेस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। फिर द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। आउटलुक क्या है, एग्जामाइन करेगा अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस जो भी इंडिया फेस कर रही है ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं,
इंडिया जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया जो है लार्जेस्ट इंक्रीज देखेगी एनर्जी डिमांड में बाय 2040, ठीक है। सोलर पावर जो है वो मैच कर लेगा कोल शेयर को इन पावर जनरेशन मिक्स। बाय 2030 हमको नॉन फॉसिल शेयर जो है हमको 40% जो है कम करना है एज़ पर INDC, बट हमारा जो कितना रीच करेंगे 60% अगेंस्ट 40%। दिस इज कॉल्ड द इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिपोर्ट भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज़ करती है। ये रिपोर्ट क्या एक्सेस करती है, एनर्जी डिमांड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को एक्सेस करती है। तो ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी 4.6% इन 2021, और कोल डिमांड जो है वो 4.5% इन 2021। चाइना जो है ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ को अकाउंट करता है। ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस जो हैं आर हेडिंग फॉर देयर सेकेंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज एवर। रिन्यूएबल जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन 2021। चाइना जो है लाइकली कितना अकाउंट करता है, हाफ ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉलोड बाय US, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। फिर ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज़ करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो की फाइंडिंग क्या है, देयर वर 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स हैं अराउंड द वर्ल्ड रोड्स में। इलेक्ट्रिक कार्स रजिस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 41% इन 2020। अगर इंडिया में देखा जाए तो 30% ऑफ न्यू व्हीकल्स क्रिएट हुए, सेल किए गए हैं इलेक्ट्रिक बाई 2030। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉयमेंट जो है वो मेनली अचीव किया जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 2 और 3 व्हीलर्स, बट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के लैकिंग के कारण FAME 2 जो पॉलिसीज़ हैं वो हिंडर हो रही है धीरे धीरे। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट भी कौन रिलीज़ करता है, एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है। आप अच्छे से याद कर लीजिए कौन रिलीज़ करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो कंट्रीज़ का बेंचमार्क है, कंट्रीज़ के परफॉर्मेंस के बारे में, करंट परफॉर्मेंस जो है उसको एनर्जी से रिलेटेड उसको मेजर करती है। इंडिया का रैंक कितना है, 87th है। टॉप किसने किया है, स्वीडन ने टॉप किया है, याद रखिएगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप किया है। ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या क्या है, ग्लोबल एवरेज जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्कोर्स इंक्रीज़ हुआ है 8 out of 10 इन लास्ट 10 ईयर्स। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स से अगर बात की जाए तो ओनली 10% जो कंट्रीज़ हैं वर एबल टू मेक कंसिस्टेंट गेंस। इंडिया और चाइना कलेक्टिवली अकाउंट कर रही है 3rd ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन जो है डबल हुआ है। अ नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो भी पीपल के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो डिक्लाइन हुए हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ट्रांजिशन रेडिनेस इंडेक्स, सिक्योरिटी एंड एक्सेस, एनर्जी ट्रायंगल क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और दीज आर द 6 इंडिकेटर्स डायमेंशंस जो हैं जिसमें ये मेजर करती है, ठीक है। नाउ कम टू फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। ये कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करती है। फूड वेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एज़ पर इट एस्टिमेटेड 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड इक्वलिंग 70% ऑफ टोटल फूड अवेलेबल जो है 2019 में वेस्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में जो है 50 kg वेस्ट जो है पर कैपिटा पर ईयर हो रहा है। और रिपोर्ट सजेस्ट किया है कि फूड वेस्ट को अगर रिड्यूस करेंगे तो हम फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे, एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज को, और इन सब चीज़ों में वो करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नाउ कम टू प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। तो उत्तराखंड में अगर हम देखा जाए तो ग्लेशियर जो है अभी ब्रोक हुआ है इन सुमना एरियाज ऑफ नीति वैली, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट वर्क एट चित्तौरा लेक में किया गया। तो चित्तौरा लेक है कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में टेक्सटाइल यूनिट पॉल्यूट किया है ग्राउंड वाटर को, लूनी रिवर को। कर्नाटका एंड गोवा में मांडोवी रिवर के कारण इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। मेघालय में अगर बात की जाए तो गारो हिल्स में सेवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। रेसिडेंट्स ने डैम को अपोज किया है उमगोत रिवर में, ठीक है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है एशिया का कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, कश्मीर वैली में, जबरवान रेंज में, ठीक है। एज पार्ट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ रिवर तावी मूवमेंट, लोकल आर ट्राइंग टू क्लीन द रिवर तवी विच ओरिजिनेट इन कैलाश कुंड ग्लेशियर इन जम्मू, ठीक है। तो कैलाश कुंड ग्लेशियर में ओरिजिनेट होता है रिवर तवी, जिसके कारण जो है पर्सन जो है उनको क्लीन करने के
बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेसेस इन न्यूज़। और अभी कुछ करेक्शन किया गया है, तो आप जो PT 365 का पिछली वाली जो PT 365 है उसमें देखेंगे तो चेयरमैन जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के वो बताया गया है कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन होते हैं। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एनवायरनमेंट टॉपिक जो PT 365 का था। मैं टुमारो आई विल स्टार्ट विथ सोशल इशूज़, तो आप उसको उसके लिए देखेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।